अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। एक ऐसी सदा जो खामोश सांसों को लफ्जों में बदल देती है, जो हर दबे हुए सच को कब्र से निकालकर अदालत शऊर में ला खड़ा करती है। ये वो स्टेज है जहां कहानी नहीं लहू बोलता है, जहां आंसू सबूत बनकर चेहरे पर गिरते हैं और सिसकियां गवाही बनकर दीवारों से टकरा जाती हैं। क्या हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ ताकतवर के कदमों में सजदा रेज़ है, जहां मजलूम की चीखें फजा में तहलील होकर वापस उसी के सीने में दफन हो जाती हैं। हर दिन यहाँ एक नया जख्म उभरता है, हर रात उम्मीद का एक और चिराग बुझ जाता है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये सोए हुए ज़मीर की बेदारी है। वो बगावत ज़दा निगाहें हैं जो अब नाइंसाफी पर झुकने को तैयार नहीं। वो पथराए हुए लब हैं जो सच के लिए सुलगते रहेंगे जब तक बोल ना उठे। आज की दास्तान सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये आईना है हमारी इज्तिमाई बेहिसी का और मातम है उस कानून का जो कातिल के आके कपकपाता है मगर सच्चाई का हाथ थामने से डरता है। आए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर साजिश नाकाम रही, क्योंकि जुर्म कहानी में हर खामोशी को आवाज मिलती है, हर पर्दा चाक होता है और हर हकीकत आखिरकार खुद को बेनकाब कर ही देती है। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो मुकद्दस तो था मगर उसकी बुनियाद खोखली हो चुकी थी। एतमाद की दीवार गिर चुकी थी और दिल में मोहब्बत की जगह नफरत, लालच और बेवफाई ने ले ली थी। पेशावर के हाजी कैंप अड्डे के करीब 21 जुलाई को पेश आने वाला वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत पर सवाल है। फैसल हादी जो कॉस्मेटिक्स के कारोबार से वाबस्ता थे, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। वो इस हकीकत से बेखबर थे कि जिसे वो अपनी जिंदगी का हमसफर समझते हैं वही उनके लिए मौत का मंसूबा बन रही है। वो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फैसल हादी को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये वाकया पहले तो पुलिस के लिए अंधा केस था, मगर तफ्तीश ने कुछ ऐसे हकाइक को बेनकाब किया कि सबके कदम लरज़ उठे। 21 जुलाई को पेशावर के हाजी कैंप अड्डे के करीब एक ताजर को जो है वो निशाना बनाया गया और उसको जो है कत्ल किया गया। ताजर का नाम जो है वो फजल हादी है, जिसका ताल्लुक सवात से है, लेकिन वो पेशावर में कॉस्मेटिक का वो तिजारत कर रहा था। नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ उसके बेटे अहमद हादी ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया। वाक़े की नौइयत कुछ यूँ है कि 21 जुलाई को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जो कॉस्मेटिक का ताजर था फजल हादी, उसको कैंप अड्डे के करीब जो है उसको निशाना बनाया और उसको कत्ल किया। इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया पेशावर के आला हुकाम ने, पुलिस के आला हुकाम ने, और इसकी तफ्तीश का आर्डर दिया। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश शुरू की और साथ साथ ही पुलिस ने तमाम जो मकतूल थे उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों से जो है वो उनको इंटरोगेट किया, तो इस दौरान मालूम हुआ कि उसकी बीवी ने जो है उस आशना के साथ जो है मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया। पुलिस ने दोनों को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हिरासत में लिया। मुसम्मा तिफ़े और उसका जो आशना था ज़ीशान, उसको हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक जो ज़ौजा है मकतूल की, उसने इतराफ़ी बयान में कहा है कि उसके अपने आशना के साथ ताल्लुकात थे और उन्होंने मनसूबाबंदी की और मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने उजरत पर जो है एक शख्स को पैसे दिए और उजरती कातिल के ज़रिए जो है अपने शोहर को रास्ते से हटाया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और मज़ीद जो है इस वाक़े की तफ्तीश शुरू की और अदालती कार्रवाई के लिए भी जो है वो मज़ीद जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कैसे मुमकिन है कि एक औरत अपने ही शौहर को महज एक आशना के कहने पर कत्ल करने पर आमादा हो जाए? ये नौजवान आखिर किस रास्ते पर जा रहे हैं? क्या इंसान की कीमत सिर्फ चंद नोटों तक रह गई है? क्या हमारा मुआशरा इतना टूट चुका है कि मुकद्दस रिश्ते ही मौत की साजिशें करने लगे? ऐसे घिनौने जराइम के खिलाफ क्या रियासत के इदारे काफी इकदाम कर रहे हैं? और क्या हमने अपने घरों, अपने बच्चों को इस गिरावट से बचाने के लिए कोई तदबीर की है? ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी थी जिसमें मोहब्बत के नाम पर बेवफाई और धोखे के जहर से एक इंसान की जान ले ली गई। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में जमा करवाने का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है ताकि इस जुर्म से जुड़े हर पहलू को सामने लाया जा सके।
یہ واقعہ صرف ایک فرد کی ہلاکت نہیں، یہ ہمارے خاندانی نظام، اخلاقیات اور سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک سنگین سوال ہے۔ اگر گھروں کے اندر سازشیں پروان چڑھ رہی ہیں تو ریاستی مشینری کہاں ہے؟ ایسے جرائم کے خلاف سخت ترین اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف معصوم جانیں ضائع ہوں گی بلکہ معاشرہ بے حسی، بے اعتمادی اور بربادی کی نظر ہو جائے گا۔ کیا ہم جاگیں گے یا کسی اور فضل ہادی کو اپنی جان دینی پڑے گی؟ سندھ کی سرزمین جہاں امن اور تحفظ کا خواب ہر شہری کی آنکھوں میں بسا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جعلی پولیس مقابلے اب کوئی نئی بات نہیں رہے۔ یہ ایک ایسا اندھوناک باب ہے جس نے نہ صرف انصاف کے نظام کو داغدار کیا بلکہ معصوم شہریوں کی زندگیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ ان مقابلوں کے پیچھے پولیس کی طاقت کا لالچ، رشوت خوری اور بے رحم رویہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک المناک واقعے نے سکھر کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر کب تک یہ ظلم یوں ہی جاری رہے گا؟ آخر یہ نوجوان جنہیں ہم محافظ سمجھتے ہیں وہی کیسے مجرم بن جاتے ہیں؟ پولیس جیسے ادارے کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ عدالت کا کردار خود ادا کرے؟ یہ جعلی مقابلے اگر معصوم لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی بھی محفوظ ہے؟ انصاف کے اس نظام میں اگر ظالم ہی محافظ ہے تو مظلوم کہاں جائے؟ کیا ریاست اس بے لگام طاقت کا نوٹس لے گی یا سکندر جیسے مزید لوگ یوں ہی قربان ہوتے رہیں گے؟ بدلتے وقت کے ساتھ جرم نے بھی انداز بدل دیا ہے۔ جرم چاہے پولیس کرے یا مجرم کرے، جرم جرم ہی ہوتا ہے۔ اس وقت سندھ میں مبینہ پولیس مقابلے آئے روز پڑھنے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سکھر، خیرپور اور لاڑکانہ میں درجنوں مبینہ پولیس مقابلے درج کیے گئے ہیں، جس میں ہاف فرائی اور فل فرائی کے نام پر عام غریب بے گناہ لوگوں کو اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ ماورائے عدالت کسی کو تو مار دیا جاتا ہے اور کسی کو اپاہج کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ 4 جنوری ہفتے کے روز سکھر کے قریب ٹھیڑی شہر میں پیش ہوا، جہاں ایک کاروباری شخص سکندر میرانی اپنے گھر سکھر سے خیرپور جا رہا تھا کہ ٹھیڑی پل کے قریب پولیس کی ناکہ بندی میں روکا گیا، جہاں سکندر میرانی کی تلاشی لی گئی اور اس کے جیب سے 2,95,000 نکلے اور 2,95,000 پولیس دیکھ کر لالچ میں آ گئی اور سکندر میرانی کو خیرپور 20 سیکشن پولیس پر لے جایا گیا۔ ایک چند کاغذ کے ٹکڑے سکندر میرانی کے ہی جان کے دشمن بن گئے اور رات کے اندھیرے کے 12 بجے مشتاق جتوئی نے سکندر میرانی کو لاک اپ سے نکال کر تھانے کے گراؤنڈ میں لے جا کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور ہاف فرائی کا نام دے دیا مبینہ پولیس مقابلہ، اور اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا کہ یہ ایک دھاڑل ہے اور اس کو ہم نے پولیس مقابلے میں گرفتار کیا ہے، جس پر اس کی ٹانگ پر گولی لگ گئی اور اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا کہ سکندر میرانی پر کیا گیا مبینہ پولیس مقابلہ جعلی تھا۔ ڈی آئی جی نے ایس ایچ او مشتاق جتوئی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا، مگر یہ انصاف کا سفر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کچھ ہی دن بعد وہ ایف آئی آر بھی بی کلاس کر دی گئی اور ایک بار پھر طاقت کے ہاتھوں قانون بے بس نظر آیا۔ جی سر، یہ مختلف لوگوں سے دھمکی بھی دلا رہا ہے مجھے، اور ظاہر طور 2-3 دفعہ مجھے یہ حملہ بھی کروا چکا ہے، اور ظاہر ہے جب جو لاڑکانہ میں میرے خلاف کیس کیا ہے وہ سیدھی بات ہے، مختلف ضلع وہاں ان کی اثر رسوخ ہے بہت، وہ مجھے وہاں پہ مروا سکتا ہے۔ اور یہ میں نے ڈی آئی جی صاحب کو، ایس پی صاحب کو بہت دفعہ میں نے کہا ہے کہ سر یہ جب کیس میرے خلاف داخل کروا چکا ہے تو یہ مجھے مروا بھی سکتا ہے، اور وہ جو کیس داخل کروایا تھا وہ میں نے ڈی آئی جی صاحب کے پاس لے کے بھی گیا تھا۔ وہ ڈی آئی جی صاحب خود کہہ رہا تھا کہ یار آپ کے خلاف بڑی ناجائز ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا دل میں، اب ڈی آئی جی کو تو یہ میں نہیں بول سکتا، غریب آدمی ہوں، ایس ایچ او سے جان نہیں چھوڑا سکتا ہوں، تو پھر ڈی آئی جی تو بہت بڑا ہے۔ میں نے بولا سر یہ میرے لیے ناجائزیاں ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے جب انکاری ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ یہ گناہ گار ہے تو اس کے ہاتھوں میں اس وقت ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگی؟ آج اگر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تو یہ مختلف ضلعوں میں میرے خلاف کیسز نہیں کرواتا، اور میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو گیا۔ میں کہیں کاروبار کر نہیں سکتا، میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ کاروبار کرنے نہیں دے رہا ہے مجھے، مختلف گنڈوں سے دھمکیاں دلا رہا ہے۔
तो इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। जो जिंदगी है हम तो अपने हक के लिए खड़े हैं, चाहे मेरी जान। उस जो झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ जो दाखिल किए गए थे उसकी मैंने जमानत करवाई। जमानत करवा के 8 दिन के बाद जब मैं बाहर आया, शाम को मैं रहा हुआ तकरीबन, सुबह को जैसे ही हुई तो मैं नेशनल प्रेस क्लब जाके कैंप लगा के वहाँ पे एहतजाज करना शुरू किया। उस एहतजाज में सिविल सोसाइटी, सोशल वर्कर, ताजर बिरादरी, कारोबारी बिरादरी सब के सब शामिल हुए, क्योंकि वो सारा सक्कर की आवाम जानती है, सारी खैरपुर की आवाम जानती है मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। मछली का काम है मेरा, प्रॉपर्टी का काम है, होटल है और काम है मेरे, तो सारे सिटी के लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद मैंने जब एहतजाज शुरू किया तो उसके बाद DIG सक्कर फैसल अब्दुल्ला चाचा ने नोटिस लिया। इस चीज का नोटिस लेके उन्होंने अपनी निगरानी में DSP अब्दुल कादर उबाड़ो में जो जिसकी पोस्टिंग है उसको इंक्वायरी दी DIG साहब ने कि आप इस चीज की इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी चलती रही, मेरा एहतजाज भी चलता रहा। मुसलसल मैंने 4 महीने एहतजाज किया, वो 4 महीने के बाद वो इंक्वायरी आती है। उस इंक्वायरी में मैं बेगुनाह साबित होता हूं, वो मुकाबला जाली करार देता है। पुलिस की निगरानी में पुलिस ने इंक्वायरी की, वो मुकाबला जाली करार होता है। उसके बाद DIG साहब हुक्म देते हैं खैरपुर पुलिस को कि SHO के खिलाफ और जो दूसरे एहलकार है उनके खिलाफ FIR काटी जाए। सिकंदर मीरानी को हम जानते हैं, ये कारोबारी आदमी है और पहले यहाँ हमारे इलाके में ही रिहाइश पजीर थे। एक समाजी वर्कर किस्म के आदमी है, सोशल वर्कर आदमी है। इनके साथ ये ज्यादती हुई है। ये मुश्ताक जतोई नामी एक अफसर ने इनको रास्ते में घर जाते हुए पकड़ के इनको जख्मी किया है और इनसे पैसे लिए गए हैं। हम आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि इस तरह की नाइंसाफ़ी करने वाले अफसरान को मुअत्तल करके आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इनको 17-18 दिन हो गए हैं। होना तो ये चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ही ना। अगर नाइंसाफ़ी हो जाती है तो फ़ौरन एक्शन लेके उनको इंसाफ फराहम किया जाए। नाइंसाफ़ी हो गई, फ़ौरन एक्शन नहीं लिया गया। अब 17-18 दिन हो गए हैं। ये एक माजूर बन गया है। एक साफ़ सुथरा सीधा साधा आदमी घर कैसे इसका चल रहा होगा, ऐसे सिस्टम कैसे चल रहा होगा, ये यहाँ मजबूर होकर बैठा हुआ है। अभी घूमने के लायक नहीं है, इसकी टांग ही ख़राब हो गई है। तो आला अफसरान को चाहिए, आला अदालतों को चाहिए इसका नोटिस लें और सिकंदर भाई को फौरन इंसाफ कराएं। सिकंदर मीरानी का वाकया जब ह्यूमन राइट्स के अब्दुल्ला दायो के पास पहुंचा तो उनका कहना था कि मावरा अदालत अगर पाकिस्तान में किसी को कत्ल किया जाता है तो ये एक बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सजाएं भी हैं। पाकिस्तान की अदालतों में ये कानून मौजूद हैं कि किसी को भी मावरा अदालत कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई गुनाह साबित होता है तो उनको कानून के तहत ही सजाएं दी जाए, न कि पुलिस की तरह उनको मावरा अदालत के बाहर ही कत्ल कर दिया जाए या हाफराय के नाम पर उनको अपाज किया जाए। मेरे ख्याल में अगर तो ये एलिजिडली जो भी हाफ फ्राइज या इस तरह की बात हो रही है, ये तो पूरी इंसानियत और इंसानी जो ह्यूमन डिग्निटी है, इंसानी वकार है, ये तो उसकी एक खुली वायलेशन है। और मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया गया था कि आपने जुर्म से नफ़रत करनी है, मुजरिम से नफ़रत नहीं करनी। तो जो जुर्म से नफ़रत है उसके लिए आप बिल्कुल उसको जो भी एक कानून का ड्यू प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसके मुताबिक आप कोर्ट में पेश करें और उसके बाद जो भी कोर्ट उसको सज़ा देती है वो देती रहें। लेकिन इस तरीके का जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो एक्टिविज़म है या एक्स्ट्रा जुडिशल जो हमारी एक्शंस हैं पुलिस की तरफ से, वो मेरे ख्याल में इस समाज में पुलिस और आवाम के दरमियान दूरी पैदा कर रहा है। जबकि पुलिस का नारा यही रहा है कि आवाम दो साथ साथ। तो जब इस तरह के एक्शन मंजरे आम पे आएंगे और एलिजिडली अगर ये हो रहा है अपना जो हाफ राय की आप बात कर रहे हैं,
تو اس سے یہ ہوگا کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک اور مزید رفاقتیں بڑھیں گی اور اس میں ایک ڈسٹنس آئے گا اور ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ پیدا ہوگا. تو میرے خیال میں اس طرح کے عمل کو کہیں نہ کہیں پہ رکنا چاہیے اور بہتر انداز یہ ہے کہ قانون کا جو ڈیو کورس ہے اس کو اپنایا جائے. دیکھیں جو ایس ایچ او ہے مشتاق، ایک پولیس آفسر ہے، اس کو پتہ ہے وہ انڈر سسپینشن ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی سزا اس وقت مل سکتی ہے. اگر وہ تھریٹ دے رہا ہے تو اس کو بالکل یہ کلیئر کٹ ایک میسج جا چکا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی لیگل کام کیا تو آپ کے خلاف بھی لیگل کام بھی ہوگا اور ڈپارٹمنٹل کام بھی ہوگا. ایک پولیس آفسر ہے، اس کو یہ اتنی عقل ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے خلاف میں نے ایکشن لیا ہے تو ظاہر ہے اگر وہ کوئی ایسا لیگل کام فردر کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز. اس کو انکوائری کمپلیٹ ہوئی تب تک جو کیس سکندر مینانی کے خلاف کیا گیا تھا اس ایس ایچ او کی طرف سے وہ آلریڈی چالان پہ جا چکا تھا، یعنی انڈر ٹرائل ہے اور ابھی بھی اس کا اسٹیٹس انڈر ٹرائل ہے. تو ظاہر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ آئی او نے کس طریقے سے اس کو چالان کیا. اگر میری انکوائری میں وہ بے گناہ آیا ہے تو آئی او کی انکوائری میں وہ کس طرح گناہ گار آیا، یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ آئی او کی پرفارمنس کیا ہے. اسی طرح ہی جو اس افسر کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا اسٹیٹس چیک کر کے اس کے آئی او کا بھی میں نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا رول ہے اس میں، کس طرح کی اس نے تفتیش کی ہے، جس کی وجہ سے میں نے دونوں آئی اوز کو ابھی بلا بھی لیا ہے. کل کے دن وہ پوری کیس ڈائری کے ساتھ آئیں گے. میں خود اسٹڈی کروں گا اور دیکھوں گا کہ ان کی اس میں کیا پرفارمنس ہے. اگر کوئی میلافائڈ ہے تو میں ان کو بھی پھر ڈپارٹمنٹل ایکشن کے خلاف لوں گا. سوال یہ ہے کہ کیا ریاستی ادارے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ایک مظلوم کی چیخیں بھی ان تک نہیں پہنچتی؟ اگر ایک عام کاروباری شخص کو بے گناہ گولی مار کر جیل میں ڈال دیا جائے تو قانون کہاں کھڑا ہے؟ جو ادارے تحفظ کے لیے بنے تھے وہی اگر انسانیت کے دشمن بن جائیں تو پھر عوام کس دروازے پر دستک دیں؟ جرم کہانی صرف ایک داستان نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہماری ریاستی ناکامی صاف نظر آتی ہے. اگر آج خاموشی اختیار کی گئی تو کل ہر دروازہ کسی نہ کسی سکندر میرانی کی چیخوں سے گونج رہا ہوگا. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ویلکم بیک ناظرین. 9 اپریل 2025 کی صبح ابھی پوری طرح روشن بھی نہ ہوئی تھی کہ ملتان کے علاقے نگانا چوک پر موت نے نقاب اوڑھ لیا. ایک ویلڈنگ ورک شاپ پر 5 مسلح افراد نے اچانک اندھا دھند فائرنگ کر دی. شور، چیخیں، دوڑتے قدم اور زمین پر گرتی ہوئی زندگی، لمحوں میں سب کچھ بدل گیا. اس وحشیانہ حملے کا شکار بننے والا محض 14 برس کا ایک بچہ محمد رمضان تھا. وہ اپنے استاد سے ہنر سیکھنے آیا تھا، لیکن واپسی میں اس کے نصیب میں جنازہ لکھا تھا. واقعے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آخر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ کیا دشمنیاں اتنی اندھی ہو چکی ہیں کہ معصوم جانوں کی بھی پرواہ نہیں رہی؟ 14 سالہ رمضان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی کہ وہ ایک ہنر سیکھنے آیا تھا؟ یہ نوجوان، یہ لڑکے، یہ ہتھیار آخر کس سمت جا رہے ہیں؟ ریاست اور معاشرہ کب آنکھیں کھولے گا؟ کب یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون کے ریٹ کو صرف کاغذوں تک محدود نہیں رکھنا؟ اولیا کے شہر ملتان میں دن دہاڑے قتل و غارت کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہر بھر میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو چکی ہے. آج بھی مقتول محمد رمضان کے والدین 4 ماہ گزرنے کے باوجود انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے مقامی پولیس SHO BZ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے آن دی ریکارڈ موقف دینے سے انکار کر دیا. دیکھنا یہ ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود اب بھی مقتول محمد رمضان کو انصاف مل سکتا ہے یا نہیں. والدہ جو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی لاشیں سے لپٹ کر روئی تھی، آج حکومت سے انصاف کی اپیل کرتی ہیں، لیکن سناٹا ان کی فریاد کا جواب بن چکا ہے. واقعے میں بچ جانے والا استاد محمد سجاد بتاتا ہے کہ حملہ آور اس کے قریبی رشتہ دار تھے. ان کا اصل ہدف وہ تھا، مگر فائرنگ میں رمضان کی جان چلی گئی. 9 اپریل 2025 کو تھانہ BZ کے علاقے نگانا چوک کے قریب ویلڈنگ کی دکان پہ کام سیکھنے والے 14 سالہ محمد رمضان کو مسلح ملزمان کی جانب سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. 4 ماہ گزرنے کے باوجود آج بھی
रमज़ान के वालिदैन जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि 4 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की जानिब से कातलान को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे साथ मकतूल रमज़ान के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया था और उनका इस वक्त हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। जी सर, बताइएगा कि आपके बेटे को क्या हुआ था, उसको कैसे कत्ल किया गया था और आपके क्या मुतालबात हैं। सर ये मेरा बच्चा सवेरे काम पर गया है, ठीक है ना, हम अपने घर में थे, हमें फोन आया कि आपका बच्चा जो है ना कत्ल हो गए। हम जब पहुंचे हैं तो उसको फायर लगा हुआ था इधर सीने पे, और सब्र कर, सब्र कर, सब्र। और हम और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा सर। और हम वजीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं हमें इंसाफ मिला जाए और हमें हमारे बच्चे को जो है ना इंसाफ दिलवाया जाए। जी, इनके साथ साथ मकतूल रमज़ान की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस वक्त क्या मुतालबात है। जी सर, बताइएगा मैडम, आपके बच्चे को किसने कत्ल किया था और आपके क्या मुतालबात? चोर दुकान पे काम करता है, फायरिंग हुई तो उसको गोली लग गई, हमको पता ही नहीं था, जो हम तो घर थे ना। अब आपका क्या मुतालबात है? बस इंसाफ चाहिए हमको, भाई भाई तो थके खड़े, इंसाफ नहीं मिलता पिया, कि इंसाफ नहीं मिला सानू। रात डे को रोंदे पाए, कोई फरार थी गया, कुछ की कूड़ तो कूड़ ही चलता पिए, साको इंसाफ चाहिए बस। पुलिस मुंडो जा रहे ये नहीं करें पे भाई देखो रात डे है कि खड़े, पुलिस सारे नाल में टुरदी नहीं पई, अल्लाह जाने पैसा का गरीब है, ऐसा क्या कर सकते हैं, साको इंसाफ चाहिए बस। आपका यही एक ही बेटा था या और भी बच्चे हैं? 4 निक्के त्रै पे एक छोटा ही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मकतूल रमज़ान के वालिदैन की बात सुनी है, उनका सबसे छोटा बेटा था, 14 साल उसकी उम्र थी। दुकान पे दिन दिहाड़े बड़े भरे बाज़ार में गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। 4 माह गुजरने के बावजूद अभी भी वो इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। रमजान का कत्ल एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि रियासती निजाम पर एक जोरदार चोट है। जब मासूम बच्चों को दिन दिहाड़े गोलियां मार दी जाएं और पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे तो फिर सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं बका का बन जाता है। क्या हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ मकतूल के वरसा को खामोश कराने के लिए हैं? क्या रमजान का खून रायगा जाएगा या फिर एक दिन वो लम्हा आएगा जब कातिल इंसाफ के कटहरे में खड़े होंगे? ये फैसला हमें, आपको और इस रियासत को करना है, क्योंकि खामोशी एक और कत्ल को दावत देती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद उल अज़हा खुशियों का दिन, कुर्बानी का दिन, लेकिन फैसलाबाद के खानदान के लिए दिन हमेशा के लिए खून आलूद याद बन गया। जहां जानवरों की कुर्बानी होनी थी वहां इंसानों की कुर्बानी दे दी गई। कानून की नाकामी, पुलिस की मिली भगत और बास्तर मुजरिमान की दीदा दलेरी ने इस मुकद्दस दिन को मातम में बदल दिया। बाकी की मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला कोलसद चौक में थाना रोशनवाली की पुलिस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। आज जुर्म कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 में छोटी सी लड़ाई, एक बाइक और कार आपस में टकराई, उस वाले से फायरिंग हुई, एक औरत वहीं पे जाँ बहक हो गई, एक मर्द ज़ख्मी हुआ, उसका जो दूसरा मर्द ज़ख्मी हुआ। इस वाले से FIR लॉन्च हुई, जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ़्तार हुए, उनका चलान भी हुआ, बेगुनाह भी हुए। लेकिन कुछ अरसे बाद मुबैना तौर पे उनको रिहा कर दिया गया। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए हैं, इस वाले से उनको इंसाफ नहीं मिला। ये जो शहरी हैं, जो मजलूम अवाम है, मजलूम शहरी है, मजलूम ख़ानदान है, वो ज़िला कौंसल चौक पे सड़क ब्लॉक करके बैठा हुआ है। उनका यही मुतालबा है कि जो वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और इस हवाले से जो हमारे वज़ीर आज़म पंजाब है, पाकिस्तान है, वो इस चीज़ का नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाएं। हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल हैं, इनके साथ इंसाफ हो रहा नहीं हो रहा। हमारे साथ रहिएगा। ये सर तकरीबन 2024 ईद उल अज़हा दूसरे दिन की गल है जी।
ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਿਰੋਸ਼, ਅਸਲਾ ਫਿਰੋਸ਼, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 10 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਰੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ मरियम साहबा आई जी पंजाब साहब ਨੂੰ अपील करने हैं कि सानू इंसाफ दिता जावे। सवाल ये है कि ईद जैसे दिन पर भी अगर मासूम बच्चों को असलहा दिखाकर डराया जाए, खवातीन को गोलियों का निशाना बनाया जाए, तो फिर ये मुआशरा कहाँ जा रहा है? आखिर इतनी दीदा दलेरी इन मुजरिमान को कौन दे रहा है? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए रह गया है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानतें मनसूख हो जाएं तो फिर भी इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਜ਼ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 2024 ਵਿੱਚ 302 ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 235 ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3 4 FIR ਨੇ 302 ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ATC 780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਰੂਬ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि DSP वकार ने मुबैना तौर पर मुल्जिमान से रिश्वत लेकर उन्हें बेगुनाह करार दिया और अब मुद्दईयों को 302 के मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस न सिर्फ ताउन से इनकारी है बल्कि उल्टा मुतासरीन को ही दबाव में लाया जा रहा है। मेरी पोस्टिंग बतौर SDPO फैक्ट्री एरिया हुई है 25/5 को। ये 2024 का केस है, मुझे इस केस की डिटेल का नहीं पता। ਉਹਨਾਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਚਲਾਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ 3 ਪਕੜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ IG ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ, DIG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, SSP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, CPO ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, RPO ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ रिजेक्ट हुई हुई जमानत, ये बंदे उन तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वुरसा ने इंसाफ न मिलने पर जिला काउंसिल चौक ब्लॉक कर दिया। उनका कहना है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। पुलिस के इस रवैये ने लवाहिकीन को न सिर्फ मायूस किया बल्कि अदालती फैसलों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। आपने इस मजलूम खानदान की बात सुनी, पुलिस का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की। इनके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस ने रिश्वत लेकर इनके मुल्ज़मान को छोड़ दिया है। इसलिए ये 1 साल से हर फोरम पर गए हैं लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। आज इन्होंने एहतजाज का दायरा इख्तियार किया है। इनका CM पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि जो इनके मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनके जो एक औरत की डेथ हो गई है और जो मर्द जख्मी हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। जब अदालतों से फैसले आ जाएं, जब गवाहियां मौजूद हों, जब बेगुनाह खून खाक में मिल जाएं, तो तब भी मुजरिम आज़ाद घूमे, तो फिर ये कानून किसके लिए है? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने बेबस हो चुके हैं कि बासर अफराद के सामने झुक जाते हैं? अगर यही रविश जारी रही तो क्या कल कोई और बच्चा, कोई और माँ, कोई और खानदान ऐसी ही कुर्बानियां देगा? सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, सवाल रियासत की रेट का है। अगर कातिल आज़ाद हैं तो फिर ये रियासत कहाँ है? और अगर खामोश है तो कब तक खामोश रहेगी? नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को न सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें।
یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔